मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की कक्षा में वर्ष 2019 में भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों के एक प्रश्न का विश्लेषण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। यह 300 शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखने की आवश्यकता को उत्पन्न करता है और यह प्रश्न आपके समक्ष यह रहा। 300 शब्द में इसका उत्तर आपको लिखना है और 15 अंक के ये प्रश्न है। आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 से 20 शब्दों में उत्तर लिखना है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 100 शब्दों में उत्तर को लिखना है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे अंत में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर 300 शब्दों में अर्थात 15 अंक के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 2019 में पूछे गए ऐसे कई प्रश्नों का विश्लेषण मैं पहले भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। इस प्रश्न के उत्तर लेखन में, चूंकि ये अवधारणात्मक प्रश्न है, इससे पहले जो प्रश्न पूछे गए थे वो थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न थे। उस फैक्चुअल प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने बातचीत की। अब ऐसे प्रश्नों में हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारा ओवरऑल ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए और हमें किस तरह से अपने उत्तर लेखन की शुरुआत करनी चाहिए, इसी पर एक चर्चा परिचर्चा के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है या न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर दी मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए, पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है। गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। ऐसे प्रश्नों की उत्तर संरचना बिल्कुल आसान है। उत्तर की संरचना, उत्तर लेखन की शुरुआत न्यायिक सक्रियता के अभिप्राय से हम लोग करते हैं। जिस प्रश्नों में भी कोई पारिभाषिक शब्दावलियां प्रस्तुत कर दी गई हैं उसका उत्तर लेखन बिल्कुल आसान होता है। उत्तर की शुरुआत करने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि सीधे सीधे आपको न्यायिक सक्रियता के अभिप्राय से अपना उत्तर लिखना है। अर्थात न्यायिक सक्रियता के उद्भव व अभिप्राय से अपना उत्तर आपको प्रारंभ करना है। उत्तर की मुख्य संरचना में पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क देना है। चूंकि पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है, इसलिए अंतिम पॉइंट में जो हमारा निष्कर्ष होगा उसमें संतुलित निष्कर्ष आवश्यक है। पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करने के पश्चात एक संतुलन की स्थापना, या जिसे हम बैलेंस ऑफ जजमेंट बोलते हैं, वह होना चाहिए। तो सबसे पहले न्यायिक सक्रियता के उद्भव और अभिप्राय से आपको अपना उत्तर लेखन प्रारंभ करना है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब भी कोई अवधारणा पूछा जाए और यदि उस अवधारणा के उद्भव हैं भारत से बाहर या भारत में, तो सबसे पहले हमें उस अवधारणा के उद्भव पर लिखना चाहिए और फिर अभिप्राय पर लिखना चाहिए। अर्थात 2 छोटे छोटे पैराग्राफ में आप अपना उत्तर लिखेंगे। अर्थात पहले उद्भव को लिखेंगे, फिर
उसके अभिप्राय को लिखेंगे। अर्थात उद्भव व अभिप्राय, दो छोटे छोटे पैराग्राफ में। अभिप्राय जो है उद्भव बिल्कुल छोटा होना चाहिए और अभिप्राय थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर का एक भाग है, सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन बेसिकली हमारा उद्भव हो जाएगा, अभिप्राय भी उत्तर का ही एक हिस्सा है। आइए उत्तर लेखन की शुरुआत हम लोग करते हैं। एक स्लाइड लेते हैं और सबसे पहले उत्तर की शुरुआत करते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की शुरुआत। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की शुरुआत 1940 के दशक में अमेरिका में हुआ। भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में तथा 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णमूर्ति अय्यर, पी.एन. भगवती, डी.आर. देसाई, डी.आर. देसाई तथा ओ चिनप्पा रेड्डी इत्यादि के द्वारा किया गया। इत्यादि के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मुख्य बात यहां पर एक बात, उद्भव को हमने लिखा। अब इसके क्रक्स को हम बतलाना चाहते हैं कि भाई ठीक है, न्यायिक सक्रियता का उद्भव हुआ, लेकिन मूलभूत बात क्या थी, मूलभूत अवधारणा क्या थी। तो यह समाज में न्याय को प्रोत्साहन देने तथा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित बनाने, उसे विस्तृत बनाने में न्यायपालिका की सक्रिय परंतु सकारात्मक व रचनात्मक भूमिका को स्थापित करने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई। अर्थात यह समाज में न्याय को प्रोत्साहन देने, यह समाज में न्याय को प्रोत्साहन देने
जनता के अधिकारों की सुरक्षा तथा इसे विस्तृत बनाने में न्यायपालिका की सक्रिय, सकारात्मक, रचनात्मक व आधुनिक या नवीन भूमिका को स्थापित करने पर बल देता है। डियर फ्रेंड्स, यह जो इंट्रोडक्शन हमने यहां पर आपके समक्ष दिया है, बेसिकली इसमें हमने थोड़ा मिक्स पैटर्न को अपनाया है। मिक्स पैटर्न का मतलब यह है कि इसमें हमने उद्भव को भी लिखा है और साथ ही साथ न्यायिक सक्रियता की मूलभूत अवधारणा को भी प्रस्तुत किया है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता की मूलभूत अवधारणा समाज में न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए या न्याय को व्यापक रूप में स्थापित करने के लिए, अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों को विस्तृत बनाने में न्यायपालिका की सक्रिय, सकारात्मक, रचनात्मक, आधुनिक और नवीन भूमिका को स्थापित करता है। अर्थात अवधारणा को भी हमने सामने रखा। अब जो दूसरा इसका पैराग्राफ है उसको इंट्रोडक्शन तक ही छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा प्रश्न का भी एक भाग है, इसलिए इन डिटेल थोड़ा इसको लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा कि जैसा कि पिछले कई प्रश्नों में, खास करके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में पूरे प्रश्न को लिखना सही नहीं है, प्लस उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आप न सिर्फ उत्तर प्रारूप के विकास में सरल और सहज महसूस कर सकें, अपनी मौलिक योग्यता, क्षमता और प्रतिभा को विकसित कर सकें, साथ ही साथ बेहतर व श्रेष्ठतम या उत्कृष्टतम विचारों का प्रतिपादन करने में सक्षम हो सके, ताकि दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में आपका उत्तर मौलिक हो, विशिष्ट हो, वैचारिक रूप में वह बेहतर हो, श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो। इसकी एक क्षमता आपके अंदर भी विकसित होनी चाहिए। जैसे 15 से 20 शब्द वाले जो प्रश्न थे या 100 शब्दों वाले जो प्रश्न थे, उसमें हमने एक पैटर्न को अपनाया कि कंप्लीट आंसर में खुद लिख देता था। लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अर्थात 300 शब्द वाले जो प्रश्न है, उसमें चर्चा परिचर्चा कर आपकी मौलिक योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के विकास का प्रयास है। साथ ही साथ आप एक उत्तर की संरचना को समझ सकें, इंट्रोडक्शन को कैसे प्रभावशाली बनाए, आकर्षक बनाए, उसके लिए मैं इंट्रोडक्शन लिख दे रहा हूं। इसके पश्चात चर्चा परिचर्चा पर थोड़ा हम बल देते हैं। जैसे अब जो सेकंड पैराग्राफ यहां पर रहेगा, वह भी न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को इन डिटेल आपको बतलाना है। यहां जो सेकंड पैराग्राफ रहेगा या सेकंड पॉइंट रहेगा, वह न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को विस्तार से बताएं।
यह सेकंड पॉइंट आपका होगा। जैसे डियर फ्रेंड्स, न्याय की दो संकल्पना है। एक पारंपरिक न्याय की संकल्पना है जो आंग्ल विधि की अवधारणा पर आधारित है। आंग्ल का मतलब है यूरोपीय या ब्रिटिश। न्याय की दो संकल्पना है। पहला आंग्ल न्याय की संकल्पना है जो आंग्ल विधि की अवधारणा पर आधारित है, या पारंपरिक न्याय की अवधारणा है जो आंग्ल विधि पर आधारित है, जो यह कहता है कि एक पीड़ित व्यक्ति जब न्यायपालिका के समक्ष याचिका देता है अर्थात अपील करता है, तब न्यायपालिका के द्वारा उसे न्याय प्रदान करने का कार्य किया जाता है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा न्याय की इस पारंपरिक अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन लाता है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन अमेरिकी न्याय व अमेरिकी विधि की अवधारणा पर आधारित है, जो सम्यक विधि की प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। इस अवधारणा के अंतर्गत विधि के आदर्श को बल प्रदान किया गया है और विधि के सबसे महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में प्राकृतिक न्याय की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। यह संकल्पना इस बात पर बल देता है कि स्थापित न्याय की प्रक्रिया से अलग हटकर भी यदि न्याय को सुनिश्चित किया जा सके तो हमें न्याय को सुनिश्चित करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि न्याय प्राथमिक है, प्रक्रिया प्राथमिक नहीं है। यह न्यायिक सुधार के दृष्टिकोण का भी प्रतिपादन करता है, जो स्थापित प्रक्रियाओं के स्थान पर विधि के आदर्श या प्राकृतिक न्याय की अवधारणा या न्याय को सबसे महत्वपूर्ण आदर्श मानते हुए न्याय को पारंपरिक विधि से हटकर, पारंपरिक प्रक्रिया से हटकर सुनिश्चित करने पर बल देता है, ताकि मानव अधिकार की सुरक्षा हो सके, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जा सके, मानव अधिकार को विस्तृत बनाया जा सके, ताकि मानव की प्रगति व विकास के एक विस्तृत आधारों को निर्मित किया जा सके। यह सेकंड पॉइंट में आपको बतलाना है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को जनहित याचिका और सामाजिक हित याचिका से जोड़ना है। न्यायिक सक्रियता को जनहित व सामाजिक हित से जोड़कर इसके पक्ष में तर्क देना है। इसके पक्ष में तर्क देना है। याद रखिएगा कि वस्तुतः न्यायिक सक्रियता जनता के व्यापक हितों या किसी समूह या किसी वर्ग के व्यापक हितों व अधिकारों की रक्षा के साथ साथ इसके समयोचित, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती रहती हैं वैसे वैसे अधिकारों के भी विस्तार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो जनता के व्यापक हितों या किसी समूह या किसी वर्ग के व्यापक हितों व अधिकारों की रक्षा के साथ साथ इसके समयोचित विस्तार का भी प्रतिनिधित्व करता है।
ताकि मानव अधिकार, गरिमा और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत न्याय में प्रतिनिधित्व के तत्व के समावेश पर बल दिया गया है, जिसमें यह बात स्वीकार की गई है कि पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति या संस्था भी न्यायालय से न्याय की मांग कर सकता है। अर्थात यह वादी प्रतिवादी न्याय की पारंपरिक संकल्पना में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत करता है। यह न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण भी करता है, न्यायिक नियमों का सरलीकरण भी करता है, ताकि न्याय की प्राप्ति में यह न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक नियम या स्थापित प्रक्रिया व नियम बाधक ना बने, बल्कि न्याय को प्राप्त करने में, न्याय को सुनिश्चित करने में, न्याय को स्थापित करने में यह साधक बने। न्याय साध्य है, प्रक्रिया साध्य नहीं है। और इसके अंतर्गत न्यायपालिका जनहित व सामाजिक हित को सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक प्रक्रिया से हटकर याचिका दायर करने की अनुमति देता है और याचिका दायर करने के क्षेत्र का भी विस्तार करता है। न्यायपालिका ने पोस्ट कार्ड और फैक्स को भी याचिका के रूप में स्वीकार करने के दृष्टिकोण को दिखाया। उदाहरण के रूप में 1983 में स्वामी अग्निवेश के पत्र को ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा के नाम से प्रसिद्ध हुए मामले में स्वामी अग्निवेश के पत्र को ही उच्चतम न्यायालय ने अर्थात मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने उसे याचिका के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार कई अन्य मामलों में भी न्यायपालिका ने बाल श्रम के उन्मूलन या बाल श्रम के संबंध में जो कानून थे या बालकों के शोषण के संबंध में बालकों को शोषण से बचाने के लिए जो कानून थे या बाल मजदूरी के अंतर्गत बालकों की सुरक्षा के लिए जो कानून थे, उसके उल्लंघन के मामले में न्यायपालिका ने यह इंतजार नहीं किया कि पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दायर किया जाए, बल्कि इसकी शिकायत जैसे ही उसे किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई, उसने इसी को याचिका स्वीकार कर लिया। इस प्रकार न्यायपालिका ने जनता के अधिकारों की सुरक्षा या जनता को व्यापक रूप में अधिकार संपन्न बनाने या उसके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय होकर कार्य करना प्रारंभ किया और इस प्रकार कहा जाता है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने लगी। 1970 और 80 के दशक में जब कार्यपालिका और विधायिका जनता के अधिकार, जनता के हितों के प्रति उदासीन हो गई, तो न्यायपालिका ने सक्रियता के दृष्टिकोण को दिखाते हुए कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए उसे विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए ताकि न्याय की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि आधुनिक शासन व्यवस्था में न्याय की प्राप्ति ही सबसे बड़ा आदर्श है, इसलिए न्यायिक सक्रियता को एक सकारात्मक कार्यवाही के रूप में देखा जा सकता है, विश्लेषित किया जा सकता है। इस तरह से आपको पक्ष में तर्क दे देना है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों के विस्तार के दृष्टिकोण को भी अपनाया। न्यायपालिका ने यह विचार प्रस्तुत किया कि यदि कोई अधिकार मौलिक अधिकारों को बल प्रदान करता है या मौलिक अधिकारों से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, तो उसे भी मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
इस प्रकार भारत में अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार व वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित है, उसी में विभिन्न प्रकार के अधिकारों को समाहित माना गया, जैसे शिक्षा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, पुलिस अत्याचार व उत्पीड़न या पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, स्वच्छ वायु एवं जल को प्राप्त करने का अधिकार, तीव्र न्यायिक जांच का अधिकार, निःशुल्क न्यायिक सहायता को प्राप्त करने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, टेलीफोन टेपिंग किए जाने के विरुद्ध अधिकार, चिकित्सीय सहायता व सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। मतलब न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों का विस्तार किया ताकि मानव की गरिमा व प्रतिष्ठा के साथ साथ मानव विकास व प्रगति के एक ठोस व विस्तृत आधार को उत्पन्न करने के लिए कार्यपालिका व विधायिका को बाध्य किया जा सके, उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। इसलिए सामान्य तौर पर न्यायिक सक्रियता की आलोचना नहीं की जा सकती है, लेकिन इस पॉइंट को जितना भी शब्द सीमा हो, जितनी भी आवश्यकता हो, उसके अनुरूप ही आप लिखें। मैंने चर्चा परिचर्चा इसलिए कर दिया थोड़ा डिटेल में, ताकि आप इसे समझ सकें, आपके अंदर उच्च विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित हो सके और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर स्पेस, आप अपना उत्तर प्रस्तुत कर सके। अब चौथे पॉइंट में हमें न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क देना है। और जो मुख्य बात यहां पर कहा जाता है वो दो तीन बातें हैं विपक्ष में तर्क। आधुनिक सरकार की संकल्पना फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण एवं शक्तियों के संतुलन की अवधारणा पर आधारित है। न्यायिक सक्रियता जो सकारात्मक उद्देश्यों से ही सही, लेकिन कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों व गतिविधियों में हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है, यह कहीं ना कहीं शक्तियों के पृथक्करण व शक्तियों के संतुलन की इस व्यवस्था को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और यह संपूर्ण आधुनिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को असंतुलित भी बनाता है। दूसरी बात, सरकार का पृथक्करण या शक्तियों का पृथक्करण विशेषज्ञता के सिद्धांत पर किया गया है। कार्यपालिका के कार्य करने के अपने विषय हैं, अपने क्षेत्र हैं, विधायिका के अपने विषय और अपने क्षेत्र हैं, अपने कार्य हैं, न्यायपालिका के अपने कार्य हैं, अपने क्षेत्र हैं। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के अंतर्गत विशेषज्ञता को मूलभूत केंद्र में रखा गया था। अब न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कहीं न कहीं विशेषज्ञता के उस सिद्धांत का भी उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में न्यायपालिका को विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में भी न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है। जो संपूर्ण आधुनिक व्यवस्था को एक गलत दिशा प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, सरकार की योजना या कार्यक्रम
या परियोजनाएं क्या होनी चाहिए, इसका निर्धारण करना सरकार का कार्य है। प्राथमिकताओं का निर्धारण करना सरकार का कार्य है। लेकिन इसके बावजूद भी न्यायपालिका ने 2020 तक नदियों को जोड़ने के कार्य को पूरा करने संबंधी जो आदेश दिया, वह इसका उल्लंघन करता है। भारतीय खाद्य निगम में पड़े अनाजों को मुफ्त में बांट देने का जो दिशा निर्देश न्यायपालिका ने सरकार को दिया, वह सरकार के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में है। नीतियों का निर्माण कैसे करना है, कार्यक्रमों का निर्माण कैसे करना है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, यह निर्धारित करने का दायित्व तो सरकार का है, अर्थात कार्यपालिका का है। इसी प्रकार जनता के हित को सुरक्षित करने के नाम पर जनता के हितों को सुरक्षित करने के नाम पर ऐसे क्षेत्रों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। न्यायपालिका में नए प्रकार के विवाद दायर हो रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर न्यायपालिका के ऊपर कार्यबोझ में वृद्धि हुई है। जो न्याय की प्रक्रिया में विलंब का सूचक है, और न्याय में विलंब अन्याय माना जाता है। तो न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका की संकल्पना न्यायपालिका के कार्यबोझ को बढ़ाता है, न्याय में विलंब और देरी को एक ढांचागत समस्या बना देता है। इस प्रकार से जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका के कार्यों के कारण जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके आधार पर विपक्ष में आपको तर्क देना है। दो बातें विपक्ष में और भी आप कह सकते हैं। कई मामलों में न्यायपालिका ने लोकोन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है, जिसको पॉपुलरिस्टिक अप्रोच कहते हैं। लोकोन्मुख दृष्टिकोण का मतलब ऐसे दृष्टिकोण से है, अर्थात न्यायपालिका ने भी सस्ती लोकप्रियता को अर्जित करने के लिए लोकोन्मुख या लोकप्रिय प्रकार के निर्णय दिए हैं। और इसी प्रकार विभिन्न कार्यकर्ताओं, वकीलों के माध्यम से भी जानबूझकर प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए केस दायर करने की प्रवृत्ति, बढ़ती प्रवृत्ति भी यह बतलाती है कि जनहित याचिका को लोग अपने स्वहित के लिए उपयोग कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति एक संतुलित लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकता है। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए आप विपक्ष में तर्क दे सकते हैं, लेकिन पांचवें पॉइंट में यहां पर एक निष्कर्ष आपको देना है, अर्थात संतुलित निष्कर्ष देना है। स्पष्टतः न्यायिक सक्रियता के दुरुपयोग को रोके जाने के लिए हमें एक उपयुक्त व्यवस्था का विकास करना चाहिए। स्पष्टतः न्यायिक सक्रियता के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें एक उपयुक्त व्यवस्था
का विकास करना चाहिए। हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आलोचना के पश्चात आपको सुझाव देते हुए अपना निष्कर्ष देना है। सीमाएं हैं, हर व्यवस्था की सीमाएं, लेकिन सिर्फ आलोचना ही नहीं, कुछ रचनात्मक कार्य भी होना चाहिए। और इसीलिए निष्कर्ष को, ऐसे प्रश्नों के संदर्भ में निष्कर्ष को सुझावात्मक होना चाहिए। अर्थात सुझाव देते हुए आप कुछ बातें कहिए। चूंकि प्राथमिक रूप से न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य प्रस्तावना में निहित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को स्थापित करना रहा है। इसलिए सैद्धांतिक रूप में इसका विरोध नहीं किया जा सकता। परंतु दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है। स्वयं कार्यपालिका व विधायिका को भी सक्रिय होकर अपने कार्यों को पूरा करने पर बल देना चाहिए, ताकि न्यायपालिका को कम से कम अवसर, हस्तक्षेप का कम से कम अवसर मिले। इस संदर्भ में कार्यपालिका व विधायिका को भी सक्रिय रूप में अपने कार्यों को पूरा करने पर बल देना चाहिए, ताकि न्यायपालिका किसी भी रूप में अनुचित हस्तक्षेप न कर सके। इस संदर्भ में गंभीर मामलों की पहचान के लिए एक मिश्रित समिति का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें न्यायपालिका के साथ साथ विशेषज्ञ सदस्यों को भी शामिल करना चाहिए और गंभीर प्रकार के मामलों
को अलग करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायिक विषयों से हटकर किसी अन्य विषयों के संबंध में निर्णय लेते हुए न्यायपालिका को उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी राय लेना चाहिए और उसके पश्चात निर्णय करना चाहिए। इस तरह से एक संतुलित निष्कर्ष की ओर आप बढ़ सकते हैं। अर्थात इस संदर्भ में एक ऐसी समिति की स्थापना की आवश्यकता है जो सिर्फ जरूरी व गंभीर विषयों को ही जनहित याचिका के अंतर्गत विचार करने के लिए स्वीकार किए जाए। शेष गैर जरूरी विषयों को अलग कर दिया जाए। एक और बात को भी लिखना आवश्यक है निष्कर्ष में, ताकि संतुलित निष्कर्ष की ओर आप बढ़ सके। साथ ही किसी विशेष क्षेत्र में निर्णय देने के पहले उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से न्यायपालिका को परामर्श ले लेना चाहिए, ताकि निर्णय की अव्यावहारिकता से बचा जा सके। बस कहने का मतलब ये कि हमारा निष्कर्ष सैद्धांतिक रूप में न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका का विरोध नहीं है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकना भी समय की आवश्यकता है, ताकि न्यायालयों को अनावश्यक कार्य के बोझ से भी बचाया जा सके। एक अन्य बात यह भी हो सकता है कि विभिन्न स्तरों पर विशेष न्यायपालिका या विशेष न्यायालयों का गठन करना चाहिए, ताकि न्यायपालिका के ऊपर कार्यबोझ को भी कम किया जा सके। न्याय आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श है, और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए यदि स्थापित नियमों से विचलन भी होता है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना है। नियम उन्मुखता या प्रक्रिया उन्मुखता हमारा उद्देश्य नहीं है, वो साधन है।
इसलिए न्याय को सुनिश्चित करने में, उसे विस्तार देने में, लोगों को अधिकार संपन्न बनाने में, लोगों के अधिकार को विस्तृत बनाने में न्यायपालिका की इस सकारात्मक भूमिका की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस तरह से न्यायिक सक्रियता से संबंधित जो ये प्रश्न है, इसका ओवरऑल ट्रीटमेंट हमने आपको बतलाया। हमने एक इंट्रो बतलाया, फिर न्यायिक सक्रियता की अवधारणा, फिर पक्ष में तर्क, फिर विपक्ष में तर्क, और फिर एक संतुलित निष्कर्ष। इस प्रकार से यदि आप अपना उत्तर लेखन संगठित रूपों में करते हैं तो निसंदेह आप उच्च अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं। पुनः एक और प्रश्न के साथ, उस प्रश्न के विश्लेषण के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, ताकि आप इन चर्चाओं और परिचर्चाओं के माध्यम से अधिक न सिर्फ आप उच्च स्तर की विश्लेषणात्मक क्षमता को अपने अंदर विकसित कर सकें, साथ ही साथ उत्तर लेखन की कला, एक औपचारिक भाषा शैली, सिर्फ रटी रटाई किताबी बातें नहीं, बल्कि औपचारिक भाषा शैली, भाषा के एक प्रवाह, एक मौलिक और विशिष्ट उत्तर लेखन को विकसित करने की दिशा में आप आगे बढ़ सके। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको हमेशा यह सोचना है कि कैसे एक ऐसे उत्तर लेखन की ओर आप आगे बढ़ें ताकि आप अपनी मौलिकता और विशिष्टता को सिद्ध कर सकें और उच्चतम से उच्चतम अंकों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें। आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। मैं पुनः एक नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।